their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role. Talking about Iran later, we have very good conversations going on. It's working out very well. They have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are considered regime change. We have not reached an agreement, and they have chosen not to accept our terms. नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच चर्चा हो रही थी और इस चर्चा पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थी। उम्मीद थी कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि अगर ईरान शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ सकता है। ईरान ने अगर शर्तों का उल्लंघन किया तो उसके एनर्जी सेक्टर को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक लगातार इस तरह की धमकियां दी जाती रहीं, लेकिन ईरान ने अमेरिका की किसी भी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिका की जो सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान की तरफ से यूरेनियम का संवर्धन बंद किया जाए और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को दो टूक कह दिया कि वो अमेरिका के इशारे पर काम नहीं करेगा। किसी राष्ट्र को परमाणु शक्ति संपन्न होने से आखिर अमेरिका कैसे रोक सकता है? अमेरिका और ईरान में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो ईरान पर जल्द से जल्द होर्मुज की तरफ से रास्ता खोल दे, लेकिन ईरान इस पर राजी नहीं है। अमेरिका ने ज्यादा दबाव बनाने के लिए अपनी नौसेना होर्मुज पर उतार दी और पूरी तरह से नाकाबंदी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, होर्मुज पार कर रहे ईरानी जहाज पर अमेरिका ने हमला भी बोल दिया और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका पर पलटवार किया। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत के दूसरे दौर की हलचल दिख रही थी। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार होने के बाद अब मामला फिर से गंभीर हो गया है। ईरान ने पाकिस्तान को अपना 10 सूत्री प्रस्ताव भेज दिया है। अमेरिका की तरफ से बातचीत को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई जा रही है, लेकिन ईरान खुद को इस बातचीत से दूर रख रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान की तरफ से अमेरिका को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? 1.5 महीने से ज्यादा समय तक इजराइल अमेरिका युद्ध लड़ चुके ईरान के तेवर आखिरकार नरम क्यों नहीं पड़ रहे? आखिर ईरान को युद्ध जारी रखने के लिए इतना जज्बा कहां से मिल रहा है? कहीं इसके पीछे चीन तो नहीं है जो अमेरिका से युद्ध जारी रखने के लिए ईरान का उत्साह बनाए हुए है? और अगर ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत असफल होती है तो इसका पूरी दुनिया के ऊर्जा भंडार पर क्या असर पड़ेगा? एनर्जी क्राइसिस से कारोबार कितना प्रभावित होगा? युद्ध के संकेत मिलने से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी भी शुरू हो गई और अगर युद्ध लंबा चला तो कई देशों पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। भारत पहले से ही इस संकट से जूझ रहा है। दुनिया के कई देश इस तरीके के संकट से जूझ रहे हैं। ऊर्जा संकट की वजह से कई बड़ी फैक्ट्रियां जहां ताला पड़ चुका है, छोटे कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। मजदूरों ने गांव की तरफ पलायन शुरू कर दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इस युद्ध संकट से मुक्ति कैसे मिले। फिलहाल आज के मुद्दे पर कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनेंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी विश्व में जो लड़ाई चल रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका, पूरे विश्व की जो आर्थिक परिस्थिति है वो विकट है, तंग है। अमेरिका में भी इतनी महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी है, कई लोगों को नौकरी से भी निकाल रहे हैं। एक ही देश, भारत देश ऐसा है कि नरेंद्र मोदी पहले पब्लिक का, लोगों का देखते हैं। आज देखो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में भी भाव नहीं बढ़ने दिए और कुछ भी चीज की आज तंगी नहीं है।
आज सब मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है और रेगुलर सरकार चलती है। और जहां जहां लोगों की तकलीफ पड़ेगी तब सरकार की पॉलिसी है कि सरकार खुद जिम्मेदारी निभाएगी। जहां भी एक्साइज कम करनी पड़ेगी या एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी देनी पड़ेगी तो सरकार देगी। एक क्राइसिस में पूरे हिंदुस्तान को बाहर लाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी, उसमें कोई इस दुनिया को फौरी तौर पर शांति चाहिए, नहीं तो ये मैंने बार बार कहा है, ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते का मामला नहीं है, इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। इससे अगर कोई रेजोल्यूशन संभव है, whosoever is the mediator, कंसर्न पार्टीज को ये सोचना होगा कि दुनिया को आप इस मुहाने तक न ले जाएं जहां से वापस लौटना मुश्किल हो। ईरान के साथ वार्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। आप एक पक्ष बनने की कोशिश ना करें, उसमें हमें नुकसान होगा। हमें मध्यस्थता के मार्ग पर चलना चाहिए और अगर हम मध्यस्थता कराने में कामयाब होते हैं तो ये भारत की एक ऐतिहासिक विजय होगी और हम गौरवान्वित होंगे। आप एक तरफा खड़े होकर के आपने नेतन्याहू साहब के यहां जाकर के हाल देख लिया कि हमारा क्या हो गया। तो इसलिए जो भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीति है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, हमें उसी पर रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जब ईरान की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत और ईरान की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। ये मेरा बयान नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बयान है। जब इन्होंने खामेनेई साहब से मुलाकात की थी तो इन्होंने कुरान की 7वीं शताब्दी की पांडुलिपि भेंट की थी खामेनेई साहब को। इतना ही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में ईरान आपको संरक्षण देता रहा, आपका परंपरागत मित्र रहा और चाबार पोर्ट का समझौता जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद से अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये खामेनेई साहब की बदौलत हुआ। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी विदेश नीति को ही खीखी और जबरन गले पड़ो प्रधानमंत्री ने एक जिसको कहा जाए तबाही और बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत सरकार अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। कल देर रात एक खबर आई है कि हमारे कुछ झंडे लगे हुए जहाज पर शायद गोलीबारी हुई है, पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। लेकिन अगर ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उस रूट पर, तो हमें लगता है कि इन सब चीजों पर हमारे एम्बेसी को तत्काल तलब करना चाहिए, ईरान के एम्बेसी को, कि ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ एक भिखमंगा जैसा देश पाकिस्तान, वो मध्यस्थता कर रहा है, वो मीडिएशन कर रहा है, वो बिचौलिया की बात कर रहा है, और हम इतने पावरफुल विश्व गुरु हैं। अरे हम गुरु तो तब होंगे जब हमको कोई अपना गुरु माने। हम लोग खुद ही गुरु बनने जाएंगे तो कोई चेले भी तो होने चाहिए 10-20 हमारे पास। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, डॉक्टर अजिताभ हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार हैं, कर्नल दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ में जुड़े हैं, वफा अब्बास जी हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, और शुमैला सिद्दीकी हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे पड़ोसी देश से वो जुड़ी हैं। सबसे पहले हम उन्हीं के पास चलते हैं। शुमैला जी, अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने की प्रक्रिया दोबारा एक बार फिर से इस्लामाबाद सजा, जिसकी जानकारी दुनिया को मिली, उसमें मामला अभी तक कहां तक पहुंचा है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जेडी वेंस आने को हैं, तैयार हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच गए हैं। ईरान अपनी जगह से पीछे हट रहा है। अभी क्या स्थिति है इसमें? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कि इतने सालों की खफगी, और जहां जंग तीसरी जंग अजीम के दहाने पे खड़ी हुई थी, वहां पे इस वक्त एक मीडिएशन का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। इसमें हमें ये रिफ्ट नहीं रखनी चाहिए कि ये इंडिया है या पाकिस्तान है। इस खत्ते में हो रहा है, हमारी इस जमीन तो एक ही है ना, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, ये जमीन का खित्ता तो एक ही है ना, एशिया तो एक ही है। पहले तो हमें ये पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। दूसरी तरफ जहां पे इतने सालों की एक रिफ्ट चल रही थी, आपको मेरा ख्याल है कि इतना तो अंदाजा होगा कि एक सिटिंग से, तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि एक राउंड में ये पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है 2 या 3 राउंड हो सकता है दूसरे तीसरे राउंड किसी और मुल्क में हो, लेकिन ये दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में ही इस वक्त होने जा रहा है। लेकिन
जो अमेरिका का एक स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कभी कुछ ट्वीट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो एक घंटे में एक तरफ कुछ बयान देते हैं, इतना नॉन सीरियस उनका एक एटीट्यूड है। इस टाइम मतलब पूरी दुनिया इस टाइम तीसरी जंग अजीम की तरफ दहाने पे खड़ी हुई है और वहां उनका इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो क्या ईरान की ये राइट नहीं है कि वो इस चीज के ऊपर बोले कि किस तरह वो ट्रस्ट करे? पहले भी तो नेगोशिएशन चल रही थी और नेगोशिएशन चलने के बावजूद अटैक हो गया, और अभी भी इस वक्त, लेकिन आज जो एक पॉजिटिविटी हुई है चाइना का बीच में आना और उनके जो है प्रेसिडेंट ने जो राब्ता किया है और आगे उन्होंने कहा है कि अगर ट्रंप ने चाइना आना है तो उससे पहले इसको खत्म करके आना होगा। तो मेरा ख्याल है मैं हमेशा से पॉजिटिव हूं और हम सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें अपने मीडिया के थ्रू इस चीज को लेके चलना चाहिए कि ये जंग रुके और चीजें बेहतर हों और अमन की तरफ जाएं। ठीक बात है, ये बात तो भारत भी महसूस करता है और पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है। आपकी बातों से जाहिर है कि अमेरिका बड़ा ही एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रखे हुए है, जिसकी वजह से ये मसले सुलझ नहीं रहे हैं। अच्छा, आसिफ मुनीर जो हैं वो गए थे ईरान, उन्होंने वहां पर उनके लीडरान से बात की है और ईरान ने ये कहा है कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता तो हम पाकिस्तान आकर के और बातचीत करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं रखते। इस पर आपका क्या जानकारी है, आपके पास क्या रुख है पाकिस्तान का? कुछ बात बनी क्या इसमें? मेरा ख्याल है बात बन गई है, जब भी जेडी वेंस दोबारा आने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो तो एक दिन पहले, शुमैला जी, वो तो एक दिन पहले ही तैयार थे, वो तो तैयार ही बैठे हैं। एक्चुअली हमारा ये मानना है कि अमेरिका ये चाहता है कि वर्ल्ड मीडिया ये प्रचारित कर दे कि अमेरिका इस युद्ध में हारा नहीं है, और ईरान है कि वो अड़ा हुआ है अपनी जगह पे कि गुरु हारे हम भी नहीं है। तो अभी मामला यहां पे फंस गया। तो अमेरिका ये चाह रहा है पाकिस्तान से, जो हमें समझ में आ रहा है एज एन इंडियन, वो चाह रहा है कि पाकिस्तान कोई ऐसी सूरत निकाल ले जिसमें अमेरिका विन विन सिचुएशन में दिखने लगे। तो ईरान से जो मेरे पास जानकारी आई है उसमें आसिफ मुनीर साहब को साफ साफ यह कहा गया कि भैया देखो, जब तक ये अमेरिका अपनी सेना वापस नहीं ले जाता, नाकेबंदी हटाएगा नहीं, हम बात करेंगे नहीं। अब आप बताइए इसके आगे का मामला। आई थिंक दोनों को इस वक्त सोचने की जरूरत है कि जितना नुकसान हो चुका है मजीद नुकसान की तरफ मत जाएं, क्योंकि नुकसान की तरफ जाएंगे तो अमेरिका का लॉस ज्यादा है, ये पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेस्ट हुआ है तो अमेरिका में ही हुआ है, 300 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट हुआ है और बड़ा सख्त किस्म का प्रोटेस्ट और रद्द अमल आया है। इतना तो बाकी दुनिया में नहीं आया जितना अमेरिका के अपने शहरों में रद्द अमल आया है इस पूरी जंग को लेके, और जंग को कहा गया कि रुकवाया जाए एज सून एज पॉसिबल। तो ट्रम्प को भी जहां एक तरफ फेस सेविंग चाहिए और वो चाह रहा है कि जो भी वो, आई थिंक ही नीड्स एडवाइजर जो उनको कम से कम उनके हाथ से फोन ले लिया जाए, वो जो बेतुकी ट्वीट्स बार बार कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को इतना अहम मुल्क एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो पता नहीं क्या फैसले करने वाला है। तो ईरान की अपनी जगह भी एक जो है वो क्या कहना चाहिए इसको कि एक शक व शुबहात जो है वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको सीज फायर की तरफ, मजीद बेहतरी की तरफ मैं देख रही हूँ। ठीक है शुमैला जी, आपने 2-3 बार अपनी बात में डोनाल्ड ट्रंप के फोन का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया। आज हम इसके ऊपर भी रिसर्च निकाल करके बैठे हैं। वफा अब्बास साहब हमारे साथ में शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। वफा साहब, एक बयान किस तरीके से शेयर बाजार को ऊपर ले जाता है और एक बयान किस तरीके से शेयर मार्केट को नीचे ले आता है, इसका अगर सबसे ताजा तरीन और रिसर्च बेस्ड एग्जाम्पल देखना हो तो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कुछ महीनों के ट्वीट्स को फॉलो कर लिया जाए, या वो जो ट्रुथ सोशल पर करते हैं उनको देख लिया जाए। जब एशिया में शेयर मार्केट खुलने वाले होते हैं, यानी अमेरिका में रात ढल रही होती है, तो उस समय पे उनका एक ट्वीट आता है जिससे एशियाई बाजारों में एक सेंटीमेंट निगेटिव होता है और यहां के बाजार लोअर रेट्स पर चले जाते हैं। यहां पर सरकार को कई देश ऐसे जहां पर दखल देना पड़ने की जरूरत आ रही है। दूसरी तरफ जब अमेरिका में दिन चल रहा होता है और अमेरिका के शेयर बाजार खुले आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा सोशल मीडिया पे पोस्ट आता है और अमेरिका के शेयर बाजार उस जगह से मुनाफा बटोरना शुरू करते हैं। तो जो शुमैला जी की चिंता है, फोन ट्रंप का रखवा लिया जाए पाकिस्तान में, आप इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करें कि बाजार कैसे प्रभावित कर रहे हैं ट्रंप और कैसे मुनाफा दिला रहे हैं अमेरिका को। देखिए, बिल्कुल आपका विश्लेषण काफी अच्छा है। बिल्कुल यहाँ पर ट्रंप जो है वो दोगली राजनीति जो है वो खेल रहे हैं। जब उनके बाजार खुलने की बारी आती है तब वो कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं कि उनके बाजार ऊपर चढ़ने लगते हैं,
लेकिन वहीं खासतौर से एशिया की मार्केट के बारे में अगर देखें, क्योंकि जो प्रभावित एरिया ज्यादा है वैसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से या फिर ईरान और यूएस की जंग की वजह से, वो एशियन कंट्रीज जो हैं वो ज्यादा प्रभावित हैं। उसमें खासतौर से चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये जो कंट्रीज हैं ये प्रभावित हैं, या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, अरब कंट्रीज हैं, ये प्रभावित हैं। तो जब जब यहाँ की मार्केट्स खुलती हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में जब जंग चल रही थी, हमारा मार्केट एक तरीके से पूरा क्रैश हो गया था, यानी कि जो पूरे साल का लो था वो टेस्ट करके आ गया 22,100 कुछ रुपए पर निफ्टी आकर के रुक गया था। जब हालात थोड़े सुधरे, सीज फायर हुआ, तो हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया। लेकिन अब फिर से जो हालात बन रहे हैं और जो जिस तरह से बयानबाजी तेज हो रही है और अभी तक कोई सॉल्यूशन अगर कहें तो नहीं निकला है, तो ये वाकई इस तरफ इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं एक बार फिर से मार्केट नीचे जा सकते हैं। और ट्रंप बहुत ही चालाकी के साथ में ये पूरी रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें ट्रंप को जितना नुकसान हुआ है, नुकसान तो माली तौर पर अमेरिका की इकोनॉमी 2.7% से अप हुई है, इसको हम नहीं भूल सकते जी। इकोनॉमी भले ही अप हुई है, लेकिन नुकसान भी उतना ही हुआ है। देखिए, आप किसी का बढ़ जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो नुकसान ना हुआ होता तब इकोनॉमी 2.7 से अप हुई है, वो 3 पॉइंट समथिंग से अप होती। तो इसलिए ये जजमेंट काफी नहीं है कि अप हुई है डाउन हुई है। देखिए, एक्चुअल में हमें ये तो देखना पड़ेगा ना नुकसान कितना हुआ है। नुकसान तो हुआ है, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, नुकसान हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। उनकी मिसाइलें, मतलब आप ये सोचिए कि 100 रुपए के आइटम को अगर 10 पैसे का ड्रोन गिराए दे रहा है तो नुकसान तो हुआ ही है। जी। तो उस नुकसान की भरपाई भी जो है वो ट्रंप जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्री से करना चाहते हैं। वो इस बारे में भी बोल चुके हैं, भैया हम तो भरपाई जो है वो मिडिल ईस्ट की कंट्री से करेंगे। तो इसलिए वो सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ ट्रंप के हाथ में भी नहीं है वो। और जैसा आपने शुरू में कहा, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से जो वर्ल्ड मीडिया है वो ये ऐलान कर दे कि भैया अमेरिका की जीत हो गई है, लेकिन वो साफ जाहिरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। ईरान अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कड़ी मशक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। पहले उन्होंने पूरी कोशिश की, नाकेबंदी कर दी, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया उसकी नाकेबंदी कर दी कि कैसी तरह। ठीक बात है साहब, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, और शुमेला जी ने उसके ऊपर अपना एक हॉर्मुज डिस्प्यूट की तरह जो है अपनी भी शर्त रख दी है। आज पाकिस्तान शर्तों से बड़ा खेल रहा है, आप दूसरों की शर्तें मान रहे हैं, हमारे साथ में शर्त रख दी कि हम 20-25 मिनट ही हैं। तो अब मेरी मजबूरी है कि इस चर्चा को थोड़ा जल्दी ड्राइव कराना पड़ेगा। शुमेला जी, आप रहिए वैसे हमारे साथ अगले 50 मिनट, हमें अच्छा लगता है आपका साथ। आप पड़ोसी मुल्क से हैं, अच्छा लगता है, कभी कभी हवाएं उधर से इधर आती हैं तो अच्छा लगता है। एमके अग्रवाल साहब हमारे साथ में हैं, मैं आता हूं आपके पास। अभी एमके अग्रवाल साहब के पास चलते हैं, जरा हम अपनी शेयर मार्केट और इकोनॉमी को पहले दुरुस्त कर लें, फिर मैं आता हूं आपके पास। अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दो चीजें तो ट्रंप हैं तय हैं कि ट्रंप खेल रहे हैं, एशिया से खेल रहे हैं, एशिया के मार्केट से खेल रहे हैं, शेयर बाजार पर जो इफेक्ट है उसका जिक्र बाबा साहब ने कर दिया, और अपनी इकोनॉमी को लेकर के अमेरिका अपनी तरह से काम कर रहा है। आप हमें यह बताएं कि जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन सेंटीमेंट है, अभी हम अपना घर कैसे सुरक्षित रखें दो मोर्चों पर। एक तो तेल और गैस यानी एनर्जी का हमारे पास चैलेंज है, दूसरा चैलेंज हमारे साथ में शेयर बाजार का है, जहां पर हवा रुक गई, हवा चल गई, इतने में ही काम हो जाता है। देखिए शेखर जी, हमारे मार्केट की फंक्शनिंग अमेरिका की मार्केट की फंक्शनिंग से अलग है। ट्रंप साहब एक जिसको कह लीजिए डिस्ट्रक्शन की भूमिका निभा रहे हैं, ना अमेरिका का भला कर पा रहे हैं, ना विश्व बाजार का भला कर पा रहे हैं, और ना एशिया का भला कर पा रहे हैं। उनसे आप भले की उम्मीद तो मत ही करिए। इस समय जो भी प्रतिद्वंदी हैं, इजराइल को हम थोड़ा आउट रखते हैं, तो अगर हम देखते हैं ना ईरान अपना भला चाह रहा है, ना ट्रंप सरकार अपना भला चाह रही है। दोनों ही किसी और हिडन एजेंडा के तहत चल रहे हैं। जहां तक ट्रंप प्रशासन की बात है, ट्रंप को पता है कि हमें दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आना है, ये उनका लास्ट चांस है। उनकी पार्टी का क्या होता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का क्या होता है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की इमेज का क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर। अब भारत के शेयर बाजार की अभी वफा साहब ने चर्चा करी कि हम एकदम लोएस्ट पे चले गए थे, करीब करीब जो ईयरली लो है, मानता हूं 22,000 के आसपास ही चला गया हमारा जो है निफ्टी। लेकिन एक उसके बीच में पहले हम ये देखते हैं, फिर हम तेल के उस पर आते हैं।
अगर हमारे मार्केट का मूल्यांकन करिए, खासतौर पर 28 तारीख से 28 फरवरी से और आज तक की मार्केट का आप मूल्यांकन करेंगे, तो जैसे ही जरा सा भी ब्रीदिंग स्पेस मिलता है हमारा मार्केट बाउंस बैक करता है। और वहां की स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा विचलित 2-4 दिन तो रहा। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये खेल जो है लड़ाई का से ज्यादा जो है वन अपमैनशिप का है, और भारत की जो अपनी रणनीति है उन रणनीतियों पर हम सही चल रहे हैं। और इसका प्रमाण डोमेस्टिक स्रोत पर अगर हम कहते हैं तो वो तो है ही है, लेकिन हो सकता है कई लोग हमारे जो डोमेस्टिक स्रोत हैं उसको कम यकीन करें। तो हम बताते हैं जो बाहरी स्रोत हैं, उन रेटिंग एजेंसीज हैं या उनके ग्रोथ जो फोरकास्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि जो उन्होंने पहले रखा था उससे बढ़ करके ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं। किन पीरियड्स में? अप्रैल में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मार्च भी नहीं, अप्रैल में कर रहे हैं फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था एक बेहतर स्थिति में है। और तीसरा एक अगर खास बात देखिए तो गोल्ड को लेकर बड़ी उठापटक चल रही है और लोग तमामों तरह की अटकलें लगाते हैं। हमने 1.5 साल में गोल्ड को कहां से कहां पहुंचते देखा है। इंटरेस्टिंग फीचर क्या है कि भारतीय हाउस होल्ड, हम बैंकों की बात नहीं कर रहे हैं, आरबीआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड परचेज किए चले जा रहे हैं। आप इसको भी ध्यान दीजिए, वो 1.5 लाख हुआ तब भी कर रहे हैं, 1.80 तक चला गया था तब भी उन्होंने परचेज किया, सिल्वर के साथ वही हो रहा है। तो हमारा कहने मतलब जो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है। अब आती है एनर्जी सिक्योरिटी की बात। आप देखिए कितनी तेजी से हमने अपने एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। हमारे एग्रीमेंट अचानक से नहीं हुए। आप ध्यान करिए, जिन भी आइलैंड्स पर गए प्रधानमंत्री जी, वहां पर तेल की चर्चा की दर्जनों, और कई जगह अपनी करेंसी में उन्होंने चर्चा की है। अब उनको टैप कर रहे, ठीक है वहां से ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ सकता है, मानता हूं मैं, लेकिन हम अपनी इकोनॉमी के प्रति आश्वस्त हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के प्रति भी आश्वस्त हैं। हम ऐसे चिंता नहीं कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो बीच बीच में एक ब्लफ आता है कि पाकिस्तान मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है, हमें उसमें नहीं उलझना चाहिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। वो क्या कहते हैं ना, एक छोटा सा किस्सा है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वो वाली स्थिति है। तो उससे हम लोग कंपेयर न करें। ठीक है, मतलब हर देश अपनी अर्थव्यवस्था, यहाँ नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को वैसे संभाला है। अब वहां शहबाज और मुनीर को जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे संभालने में। इस चर्चा में मैं डॉक्टर अजिताभ आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने एक्चुअली एक्सपोज हो चुके हैं, और यह भी जो बात कही जा रही है कि अब उनका कार्यकाल किस तरीके से बीते, अमेरिकन भी इस बात को लेकर के हैं, और अगर बीच में जाते हैं तो वो एक और कार्यकाल चाहेंगे, इस तरीके की जो पूरी सिनेरियो चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति बन पाएगी? और खास तौर से जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर पाकिस्तान को लेकर के जिस तरीके से चयन हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि अमेरिका ज्यादा कंफर्टेबल है कि पाकिस्तान इस बात से अमेरिका मुतमईन है कि जो वो कहेगा वो मानवा लेगा या मान जाएगा। देखिए शेखर जी, धन्यवाद। पहले तो आपने जो कहा मुझे उससे सहमति है कि पाकिस्तान एक मोहरा की तरह यूज किया जा रहा है, और ट्रंप को कम से कम ये भरोसा है कि उसको जो कहेंगे वो एक जो कहते हैं ना कि रट्टे तोते की तरह वो मानेगा। तो ये तो पाकिस्तान का रोल मेरे हिसाब से वहां पे अमेरिका के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए है। बाकी उसके और भी कई हैं कारण, बट मुझे लगता है ये रट्टू तोता वाली बात है। कमिंग बैक टू ट्रंप की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं। दुनिया को जो दिखता है वो बिकता नहीं है, या बिकता है तो दिखता नहीं है, इस तरह कई बार ऐसे होते हैं। ट्रंप बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, और इसका एक जो बड़ा वृहद रूप जो मैं कहूंगा वो चाइना को कंट्रोल करने की इनकी रवायत है, और उसमें वो उसकी एक एक चाल आप देख लीजिए, हॉर्मुज से लेके और मलक्का तक जिस तरह से वो अपनी गोटी फेंक रहे हैं, उसमें चाइना को कंट्रोल करने की उनकी चाहत, और ये आज से नहीं है, उनके पहले टर्म से ये है।
पहले टर्म में चाइना ने जिस तरह से उनको धोखा दिया, जिस तरह से एग्रीमेंट करके $200 बिलियन का एडिशनल ट्रेड की बात उसने कही थी, अमेरिका से सामान खरीदने की बात की थी, उसमें धोखा दिया। ट्रंप को हराने में भी चाइना का कहीं ना कहीं रोल हुआ। और तीसरी बात, जो कोविड से लगभग 10-12 लाख अमेरिकन मरे, वो भी ट्रंप को कहीं ना कहीं वो पिंच करता है, क्योंकि चाइना का उसमें भी रोल रहा है। और एक और उसमें जो फेंटेनाइल की बात है, जो ड्रग की बात है, जिससे अमेरिकन जनता आज के डेट में खास करके यूथ वहां उलझा हुआ है, ये सारी चीजें ट्रंप के जेहन में है। और दूसरी तरफ चाइना जिस तरह से कमाई कर रहा है, देखिए ईरान से वो क्या कर रहा था, सस्ते में तेल लेके चुपचाप 90% ईरान का तेल चाइना ले रहा था और लगभग $10 $20 कम रेट पे ले रहा था, जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर कह लीजिए ईयरली, साल में वो बचा रहा था। वेनेजुएला से भी वैसे ही वो सस्ते दामों पे तेल लेके चुपचाप अरबों डॉलर वो बचा रहा था चीन। तीसरी तरफ आप देख लिए मलक्का का जो कूड़ा, जिससे चाइना का 80% आप कह लीजिए ट्रेड, डेली ट्रेड होता है वहां से, मलक्का से वो पूरी छूटी उसको मिली हुई थी। उसमें एक और चीज आप देखिए कि मलक्का जो है हॉर्मुज से भी ज्यादा वहां से सप्लाई होती है चाइना का, आप कह लीजिए, या ओवरऑल देखिए तो लगभग 23 मिलियन बैरल तेल डेली वहां से जाता है और हॉर्मुज से लगभग 20-21 मिलियन। लेकिन व्यापार की अगर बात करें तो उस मलक्का स्ट्रेट से लगभग 25 से 40% वर्ल्ड का जो व्यापार उस एरिया से जाता है, जो लगभग $3.5 ट्रिलियन पर ईयर बैठता है। तो ये बहुत बड़ा खेल है। चाइना चुपचाप इतनी चतुराई से जो पूरे विश्व में अपनी प्रबुद्धता कह लीजिए या और कह लीजिए अपना साम्राज्य जो विकसित कर रहा है, हाँ। उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप देखिए बहुत ही महत्वाकांक्षी है, वो उस पे ब्रेक लगाना चाहते हैं। चाइना ने उनको जो धोखा दिया है उनके हिसाब से उसको रोकना चाहते हैं। और ये पाकिस्तान तो जस्ट एक रट्टू तोते की तरह काम कर रहा है, ईरान के थ्रू इसको साधने की कोशिश है। वहां पे नेचुरली ठीक है। डॉक्टर अजिताभ, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं इस समय पे कि जिस तरीके से अभी टाइम बार्गेन चल रहा है कि मतलब 2 दिन का युद्ध विराम है, 5 दिन का है, 22 तक है, फिर इतनी तक है, इसमें यह बात तो तय है कि अमेरिका जब लड़ाई शुरू करता है बड़े हथियारों के साथ में जाता है और यहां ईरान में आकर के वो फंस गया। वहां जो ड्रोन है उनकी कीमत, मतलब जितनी देर में अमेरिका अपनी एक मिसाइल बना रहा है उतनी देर में ईरान 10-20 ड्रोन तैयार कर ले रहा है और वो गिराने में सक्षम है, इंफ्रारेड पे काम कर रहा है। तो क्या आप ये मान रहे हैं एज ए डिफेंस एक्सपर्ट कि ये बातचीत अगर फिसलती है तो अमेरिका युद्ध में वापस जाएगा ही जाएगा, या वो जा ही रहा है? मतलब जिस तरीके से ईरान के जहाज को उसने रोका, वो तो गए ही ना। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि 24 घंटे पहले जो है एक शांति की उम्मीद लगी थी कि अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख के अंदर युद्ध जो है ये ईरान के जहां उस मिडिल ईस्ट के अंदर ही सिर्फ सीमित नहीं है, इसकी रेपरकेशन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर महसूस की जाती है। तो बात ऐसे होती है कि ईरान की तरफ से भी हठधर्मी है और दूसरा जो अमेरिका की तरफ से भी हठधर्मी है। कोई भी अपनी आपको जो है डाउन प्ले नहीं करना चाहता है। जिस समय ईरान ने जो है, ईरान का देखिए आप इंटेंशन, हम इस डिबेट के अंदर और जनरली ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अमेरिका जो है इस युद्ध के अंदर खलनायक है। मैं मानता हूं कि उसकी भी कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, लेकिन अभी ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने से पहले उनके विदेश मंत्री के आपको ट्वीट को पढ़िए, वो कहते हैं कि लेबनान के अंदर सीज फायर होने के कारण जो है हम जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है पूरे जहाजों के लिए खोल रहे हैं। उनका जैसे ही ये सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेज आता है, वहां से ट्रंप साहब कहते हैं कि ईरान इज बिकमिंग वेरी क्यूट, लेकिन हम नाकेबंदी नहीं खत्म करेंगे। मेरा जो पॉइंट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ईरान का पूरा के पूरे जो सुप्रीम लीडर, बाकी टॉप के लीडर जो है उनको जो है मार दिया गया है इस समय, जबकि उसको एक ऑप्शन मिला था कि बातचीत करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर ले। वो बातचीत करने के बजाय जो है सबसे पहले अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस डालता है कि हिजबुल्लाह या लेबनान के अंदर जो है सीज फायर होना चाहिए और लेबनान का मामला भी जो है ईरान
और अमेरिका की बातचीत के अंदर होना चाहिए। तो साहब आप देख सकते हैं कि जो बेसिक मंशा है वो दर्शाती है कि ईरान जो है अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज या अपने प्रॉक्सीज को जो है वो छोड़ना नहीं चाहता, बनस्पत इसके कि वो अपने देश के अंदर अपनी जनता के ऊपर जो है हर प्रकार का नुकसान बर्दाश्त करने की कोशिश करता। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। पूरे युद्ध के दौरान जो है मेरा जो सैनिक होने के नाते जो थोड़ा तजर्बा है उसके मुताबिक अमेरिका ने जो है अभी तक जितने भी अटैक किए या जो भी उन्होंने टैक्टिक्स अपनाई है, ये जो नाकेबंदी करके उन्होंने एक अल्टीमेट जो है अपना प्लान को एग्जीक्यूट किया है। क्योंकि देखिए अगर ये नाकेबंदी रहती है तो अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर जो है ईरान जो है अपने घुटनों के ऊपर आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबरें आ रही हैं कि आज की तारीख के अंदर ईरान के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। और ये हालांकि ये विरोधाभास वाले स्टेटमेंट जो है दोनों तरफ से आ रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की धमकियां आती है, सख्त धमकी का मतलब होता है कि अब इसके बाद जो है मिलिट्री एक्शन होगा। लेकिन जब धमकी के साथ किसी प्रकार की शर्त रखी जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें इंडिकेशन है कि बातचीत होगी। अभी के हालात के मुताबिक जो जिस प्रकार से ईरान ने अपना स्टैंड लिया है, क्योंकि ईरान को राइट फ्रॉम डे वन से जो है बातचीत शुरू होने से पहले ही वो अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस देता है। बातचीत तब करेंगे जब लेबनान बीच में आएगा, बातचीत तब करेंगे जब नाकेबंदी खत्म होगी। अरे भाई एक बात चीज है ना, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने स्टेट ऑफ हार्मुज को जो है रोक के रखा हुआ, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल फैसिलिटीज है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है सभी के लिए, आप किस प्रकार से ये इसको डिसरप्ट कर सकते हैं। एक चीज और है कि शुरू के दिनों में जब युद्ध चल रहा था उस समय जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है एक वो म्यूट स्पेक्टेटर की तरह जो है देख रही थी, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जो इंटरनेशनल की पावर्स हैं वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि शुक्रवार के दिन जो है पेरिस के अंदर फ्रांस और इंग्लैंड ने जो है एक 40 कंट्रीज का जो है एक समिट बुलाया था और उसमें ये सहमति बनी है कि इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए वो एक प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस अलायंस। ठीक है कर्नल साहब, हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अजिताभ, जो अभी स्थिति है उसमें आपको लग रहा है कि ईरान अपनी जगह से कुछ भी शर्तों में ढील रखेगा या फिर वो हूती को शामिल करेगा और दूसरे छोर पर भी एक मोर्चा खोल देगा अमेरिका के लिए? देखिए आप साहब ऐसा है कि कर्नल साहब मेरा सवाल ये डॉक्टर अजिताभ जी से है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर अजिताभ, देखिए ईरान के लिए तो आप मान लीजिए कि जो 3H ही नहीं, उसके अलावा भी जैसे इराकी रेसिस्टेंस फोर्स जो इराक में इसका अपना जो प्रॉक्सी है, प्लस ये 3H जो है हमास, हौती और हिजबुल्लाह, ये सारे उसकी ताकत हैं। तो इसको इतनी आसानी से ईरान नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आपने बिल्कुल सही कहा शेखर जी कि जो हूती है बाब अल मंदेब का एक उनका अभी हथियार बचा हुआ है, उसको वो यूज करेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। इसीलिए जो यूएसएस जॉर्ज बुश पूरा उस लाल सागर से न आके पूरा घूम के वो केप ऑफ गुड होप की तरफ से आ रहा है। लेकिन आज आप देख लीजिए अमेरिका ने जो 3 बड़े युद्धपोत वहां ला रहे हैं, 2 आ चुके हैं, 2 पहले से हैं, एक और रास्ते में आने ही वाला है। ये 20 तारीख के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए बड़ा प्लान्ड वे में वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ 2 एम्फीबियंस जो उनके पोत आए हुए हैं, प्लस लगभग 50-60 हजार सैनिकों ने अमेरिका ने जमा रखा है। तो ये डुगडुगी बजाने के लिए तो नहीं है, पूरी रणनीति के तहत वो चल रहे हैं। और इसमें वो एक तरफ तो ऑफ कोर्स इजराइल को फायदा इससे होगा, इजराइल को तो अमेरिका हमेशा से साथ लेके चलता है, बाप बेटे का रिश्ता है। दूसरी तरफ ये चीन के जो चालें हैं उसको ब्लॉक करके ईरान उसमें एक मोहरा बन गया है, क्योंकि ईरान पूरी तरह से चीन को के सपोर्ट में चला गया था, उसकी गोद में चला गया था। आज देखिए पूरा तेल का जो व्यापार है पेट्रो डॉलर की बजाय ये पेट्रो युआन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये अमेरिका के लिए एक अलग से डैमेज था। तो इन सारी चीजों से अगर आपको इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे को-पैनलिस्ट लोग ज्यादा इस पे बता पाएंगे कितनी उससे चाइना को आमदनी हो रही है और अमेरिका को इंटर्न कितना डी-डॉलराइजेशन की वजह से लॉस हो रहा है, और जो उसके बाद डिफेंस वगैरह का जो मामला है उसमें भी अमेरिका पीछे जा रहा था।
तो आज इन सबको साधने के पीछे उसकी मंशा यही है कि ऑयल मार्केट को कंट्रोल किया जाए, उससे डॉलराइजेशन का जो प्रभाव गिरा है वो भी पकड़ में आएगा और इसकी ताकत भी बढ़ेगी। ये उसकी ओवरऑल मंशा मुझे लगती है। ठीक है, वफा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चाइना का शेयर बाजार बिहेव कर रहा है उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देशों पर पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि जो अमेरिकन शेयर मार्केट है उसी को देखते हुए एशिया सबसे ज्यादा सफर करेगा, या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, क्योंकि अपने दिमाग से या अपने सेंटीमेंट से, जैसा एमके अग्रवाल साहब कह रहे थे कि हमारे यहां एक सरकार ने ये सेंटीमेंट इधर उधर फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए बंदोबस्त किया, लेकिन बाकी देश ऐसा करेंगे इस पे संदेह है। देखिए, ये जो दूसरी वार्ता होने जा रही है इस्लामाबाद में फिर से, इस वार्ता का क्या नतीजा निकलता है, ये वार्ता हो भी पाती है या नहीं हो पाती है, जिस तरह से ईरान इसका बाइकआउट कर रहा है। वैसे मुझे लगता है कि शायद ईरान इस वार्ता में शामिल जरूर होगा, लेकिन वार्ता में बात बनेगी नहीं बनेगी ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए, सेंटिमेंट्स मार्केट के एक तरफ जहां बयानों पे चलते हैं, जैसे अमेरिका के मतलब ट्रम्प के बयानों की हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन बयानों के अलावा एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं, क्या सचमुच नुकसान कितना ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, क्या ऊर्जा संयंत्र के हिसाब से नुकसान हो रहा है, किस इंडस्ट्री को किस तरीके का नुकसान पहुंच रहा है, किस लेवल का नुकसान पहुंच रहा है, तमाम तरीके जो हैं वो देखने पड़ते हैं। तो उसके आधार पर ही ये पता चल पाएगा कि आगे का जो सिनेरियो है वो क्या रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आज यूएई का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, यूएई ने सीधी चेतावनी अमेरिका को दी है। उन्होंने कहा है कि अब हम डॉलर में नहीं बल्कि युआन में जो है वो अपना व्यापार करेंगे। तो पेट्रो जो डॉलर में व्यापार होता था अगर वो युआन में होने लगा तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। बिल्कुल जो पूरा का पूरा कहें तो सिक्का जो है वो पूरा का पूरा पलट सकता है। जहां अभी तक जो ट्रम्प थे वो अपने पक्ष में सिक्का उछाल रहे थे, वो पूरा का पूरा उनके पाले से जा सकता है। वहीं चाइना को इसका फायदा हो सकता है। और देखिए, सीधे तौर पर अगर देखें तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ रहा है, जो चाइना ईरान की मदद कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए यहाँ पे मदद नहीं कर रहा है। उसका सीधा फायदा अपना है, अपना फायदे में वो जुटा हुआ है। और अगर मैं वही कह रहा था कि अगर ये दूसरे दौर की जो वार्ता है, अगर इसमें कामयाबी मिलती है ट्रम्प को, ये जितनी वार्ता इंपॉर्टेंट ईरान के लिए है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका का आने वाला समय भी इससे निश्चित होगा। क्योंकि अगर चाइना को इसमें बढ़त मिलती है और यूएई ने जैसे अब कहा है 2 मिडिल ईस्ट की कंट्री और इस तरह के बयान अगर जारी कर देती हैं तो कहीं ना कहीं सीधा नुकसान ट्रम्प को होगा। ठीक है, हम एमके अग्रवाल साहब से इस चीज का थोड़ा सा विस्तार लेते हैं। अग्रवाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से चाइना बीच में कूदा है उसकी रणनीति यही रहती है कि बिल्कुल ऐसे मौके पर वो हिट करता है जहां पर अमेरिका भी बिलबिला रहा है, पाकिस्तान का उसे पता है कि वो अपनी तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, और पाकिस्तान तो ऐसा है कि वो सबके साथ बराबर से खेलने का माहिर है, तो वो चाइना को भी उधर संतुष्ट कर देगा और अमेरिका को उधर से संतुष्ट कर देगा। तो ऐसी स्थिति, और ईरान को लपेट में ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में जब चाइना कूदा है तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती आती है, और भारतीय इकोनॉमी पर या एशिया के मार्केट में जिस तरीके से हम लीड करना चाहते थे उसमें किस तरीके के शेड्स आ सकते हैं? देखिए, जो सारी चीजें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को उलझा रही हैं, और इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए कि वो अमेरिका की करेंसी को रिप्लेस कर दे इतना क्विकली और खाड़ी देशों में रिप्लेस कर दे। है क्या, जब अमेरिका कमजोर पड़ रहा है तो यूएई ने भी आज जो है अपना थोड़े तेवर दिखाए हैं। अब वो पहले से ही ईरान कर रहा था और उसके बदले उसको हथियार मिल रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात समझिए। और चीन क्या चाहता है? चीन एक नेक्स्ट सुपर पावर की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन चीन की अपनी स्थिति क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, यहां से पैसा कमा रहा है, वहां से। आज चीन की जो इमेज है, ग्लोबल इमेज है, वो श्रीलंका वालों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। आप ज्यादा मत जाइए, मालदीव वालों से पूछ लीजिए, अपने पड़ोसियों को बता देंगे इमेज क्या है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि चीन की इमेज बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका और दोनों के बीच अगर कंपैरेटिव करेंगे तो चीन की इमेज अच्छी नहीं। अमेरिका को डेंट पहुंचा रहा है, अमेरिका उनको डेंट पहुंचा रहा है और काफी हद तक उसको डेंट कर चुका है चीन को। आप आज न मानिएगा
आज साल भर बाद आप देखिएगा तो उनको कितना बड़ा डैमेज चीन को होता हुआ दिखाई पड़ेगा, आप स्वतः उसको देख लेंगे। तो ये जो परिस्थिति आ रही है, इन परिस्थितियों में भारत जो अपनी रणनीति बना रहा है वो दूर की बना रहा है। और आप देखिए भारत बड़े सधे हुए कदम के साथ चल रहा है। हुआ क्या, जैसे एक चर्चा आई कि भारत के जो है वेसल के ऊपर किसी ने गोलीबारी करने का प्रयास किया हॉर्मुज के पास में। अब उसका नतीजा क्या हुआ, वो कई और चीजें दिखा रहा है। वो ईरान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को अल्टीमेटली दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें हम नहीं उलझते हैं। लेकिन इंडिया जो अपना डाइवर्सिफाई कर रहा है, अपने एनर्जी सोर्सेज को टैप कर रहा है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप देखते हैं तो पिछले कई वर्षों में हमने अपनी करेंसी के साथ कितनी कंट्रीज, आप गिनती में करेंगे तो कई कंट्रीज आ जाएंगे, अमाउंट में करेंगे तो उतना नहीं दिखेगा, लेकिन हम बढ़ तो रहे हैं ना। उन स्थितियों से तो हम बाहर निकल चुके हैं जो पूरी तरह से हम दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे, और हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी अपनी करेंसी का महत्व बढ़ा सकते। एक छोटा सा सैंपल अगर कोई टेस्ट करना चाहे तो वो ई करेंसी जो हमारी, देख ले कि पिछले जो है 3 सालों में कितना तेजी से वो बढ़ा हुआ है भारत में, उसका कितना प्रचलन बढ़ा है, बहुत साइलेंटली उस पर काम हो रहा है। यूपीआई हमारा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारी करेंसी का सर्कुलेशन या हम उसको नहीं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी चीन वाली नहीं है कि दूसरे के प्रॉब्लम में हम घुस करके एडवांटेज उठाना चाहें। हम वो काम नहीं कर रहे, हम ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के चल रहे। आज जब ये परिस्थिति बन रही है कि ग्लोबल साउथ की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तब भारत उनकी चिंता कर रहा है। आप हमारी रणनीति को देखिए, हम जो अपनी रणनीति लेकर के चल रहे हैं, आर्थिक रणनीति, और हमारी आर्थिक रणनीति जो है एक जिसको कह सकते हैं विश्वसनीयता के आधार पर होती है। फिर अगर हम इंटरनल इकोनॉमी को देखते हैं तो लगातार हम बेहतरी की तरफ इन परिस्थितियों में भी चल रहे हैं। जहां दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ाए डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, हमने नहीं बढ़ाए हैं। हमने अपने ग्रोथ को या इन्वेस्टमेंट को नहीं रोका है, हमने अपने डोमेस्टिक डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए और निवेश बढ़ाया, राज्यों ने भी बढ़ाया है, और हमारे यहां निवेश क्रमशः बढ़ रहा है। अगर कहीं एक्सपोर्ट में किसी तरह की कमी आ रही है, वो हमारी कमी से नहीं हो रहा है, वो दूसरे की कमी से या कहीं ट्रेड रूट डिस्टर्ब होने की वजह से वहां से हो रहा है। हमको जैसे ही मौका लगता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में, हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी, चीन की स्ट्रेटजी और अमेरिका की तीनों की अलग है। बिल्कुल, तो जो बात आपने कही है अग्रवाल साहब, उससे एक खतरा, मतलब हम अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा बड़ा खतरा पैदा हो रहा है वो कर्नल साहब, मैं आपका उस पर ध्यान लाना चाहूंगा कि अभी पाकिस्तान एक तरफ वार्ता कर रहा है, वार्ता में उसने ईरान को भी अपने साथ में रखा है। अमेरिका के कहने पर तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है। अब चीन उसमें नया एक सेक्शन खुल गया है, और चाइना से भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ माल ले रहा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके सामने अलग तरीके का संकट खड़ा हो गया है कि वो बिजली, पानी, ऊर्जा, खाने पीने, इन सब चीजों की दिक्कतें वहां पर शुरू हो गई हैं। यह तो तय है कि वहां की सरकार कुछ ध्यान देने जा नहीं रही है। वो जो गड्डियां बटोर रही है अमेरिका और चाइना से, उसमें से कुछ नोट निकाल करके अपने देश की जनता के हाथ में रख देगी और बोलेगी कि ये रहा नोट, और जाकर के तुम्हें इंडिया को करना है परेशान, या यहां पर अपनी हरकत को देना है अंजाम। तो जो बातें हमारे देश की सरकार आर्थिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर जितनी मजबूती के साथ में चल रही है, रख रही है, वो पड़ोस से जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक दिख रही हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान से तो हमें हमेशा जो है हमेशा सचेत रहना है। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो हमेशा जो है हमें अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जैसे अभी एक प्रकार से ये मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को जो है एक प्रकार का उसको बूस्टर मिल गया है। अभी तक उनकी जो एक्सेप्टेंस होती थी वो मेरा ख्याल है बहुत कम होती थी, बिल्कुल निचले स्तर के ऊपर होती थी। अभी जो है इनको एक इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक प्रकार का पुश दिया है,
उसके बाद जो है इनको अभी लोन मिल गया है, लोन मिला है या खैरात मिली है सऊदी अरेबिया से, जैसे बातों में आ रहा है 18,000 करोड़ रुपया, वो पता नहीं किस लिए है, कि क्या कारण है, जब ये अंदर की बात है। तो ये पाकिस्तान जो है आने वाले दिनों में, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि नोट की कुछ गड्डियां निकाल के वो पाकिस्तानियों को दे देगी, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इतना बड़ा दिल जो है पाकिस्तान का, जो एलीट ग्रुप है उनका इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो अपने हिस्से का कुछ सामान जो है पाकिस्तान को दे दे। यस, लेकिन पाकिस्तान की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसी नापाक हरकत भारत के अंदर करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में कर लें, क्योंकि उनके जो सिंपैथाइजर हैं, जिस प्रकार के अभी लेटली हमने जो घटनाएं देखी जिसमें डॉक्टर सारे के सारे इन्वॉल्व थे, तो उनके कुछ सिंपैथाइजर जो है, जो स्लीपिंग सेल जो है, वो हमारे देश के अंदर भी मौजूद हैं और कोई भी हरकत ये करवा सकते हैं, जिससे कि क्योंकि भारत जो है बहुत अच्छी तरह से रिटेलिएट करेगा, तो अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि मेरी भारत सरकार, मेरी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी भारतीय सेना जो है सजग है। ये नहीं है कि हम और आप सोच रहे हैं आर्मी के अंदर, जो आर्मी क्या पूरी डिफेंस फोर्सेस के अंदर वो हर दिन या पीरियोडिकली जो है थ्रेट परसेप्शन को वो एनालाइज करते हैं और उसी प्रकार से वो एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक बात है। ये जो बात आपने कर्नल साहब कही है, इसमें जो पैसे का लेन देन है, मैं आता हूं आपके पास, एक इंपॉर्टेंट चीज है चूंकि उसको पूछना, मैं आता हूं कर्नल साहब। बाबा साहब से मेरा सवाल है, बाबा साहब जो बात अभी कर्नल साहब ने कही है कि पाकिस्तान इंडिया को अस्थिर करने के लिए हथकंडे तो अपना ही सकता है या अपने जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ वो करता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमारे मार्केट के सेक्टर में ऐसा नहीं है कि केवल शेयर मार्केट ही है, गोल्ड मार्केट है, दुबई की मार्केट है, अलग अलग तरीके से हमारे देश में पैसा रूट होता है। बहुत सारे हैं बच्चे जो गल्फ में काम कर रहे हैं, वहां से वो अपने यहां वालिदान को पेमेंट भेजते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा जो नेटिव है, जो पड़ोसी मुल्क है, वो इतना बदमाश है कि वो कहां से किसको बरगला करके कैसे ब्रेन वॉश करके पैसा रूट कराएगा, यह समझना बड़ा मुश्किल है। और हमारे हिंदुस्तान में जो पढ़े लिखे मुसलमान भी हैं, वो भी कई बार फटे जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक खतरा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं मार्केट एनालिसिस के हिसाब से? देखिए, जहां तक मैं आपके क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, कि एक बार रिपीट करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान पैसे को या इंडिया को अस्थिर करने के लिए, यहां पर कुछ बदमाशी या कोई हरकत करने के लिए, आतंकी वारदात हो, कुछ भी, या देश के भीतर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए या कुछ भी, तो इस तरीके के लिए वो पैसा रूट कर सकता है। ऑब्वियस बात है कि जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वो बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। तो ऐसे में केवल शेयर बाजार ही एक माध्यम नहीं है। आज की तारीख में अलग अलग तरीके हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर रोशनी डालें कि पाकिस्तान किस किस तरीके से भारत को अस्थिर करने के लिए पैसा रूट कर सकता है, ताकि उसके देश में जो भुखमरी फैल रही है, जो स्थिति बनी हुई है, वहां की जनता का ध्यान वो भटका सके। देखिए, डायरेक्टली तौर पर आर्थिक नुकसान पाकिस्तान भारत को ज्यादा नहीं पहुंचा पाएगा। मुझे नहीं लगता कि आर्थिक नुकसान नहीं, यहां पर स्लीपर सेल्स को पैसा रूट करने के जो साधन हैं, मैं उस पर चाहता हूं कि चूंकि आप शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, आप ये जानते हैं कि पैसा किस किस तरीके से रूट होता है, किस किस तरीके के जरिए रूट हो सकता है, आप रोशनी उस चीज पे डालिए। देखिए, पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। देखिए, जिस तरह से मध्यस्थता की वो बातचीत कर रहा है, उसमें भी अमेरिका के कहने पर ही वो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि जो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारा पाकिस्तान के साथ में पूरा वो हुआ था, उसमें अमेरिका ने एक बड़ा रोल निभाया था, पाकिस्तान की एक तरीके से साफ साफ मदद की थी। तो उसी का हक जो है वो निभा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई युद्ध भारत की तरफ से छिड़ता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि हमारी तरफ से तैयारियां ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पुख्ता कर ली गई हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, वो जवाब अभी तक भूला नहीं है। आप देखें, कभी भी कोई सभा पाकिस्तान के अंदर होती है तो आज भी ऑपरेशन सिंदूर को याद किया जाता है। तो अस्थिर मुझे ऐसा नहीं लगता फिलहाल के तौर पर कि जो पैसा इस युद्ध से वो कमाएगा
तो वो उसका भारत में एजेंडे में किस तरह से कोई इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि आपने कहा कि बिल्कुल पैसे की जरूरत तो हर चीज में होती है। जो असामाजिक तत्व होते हैं वो पैसे का इस्तेमाल करके ज्यादातर जो है अपने दुश्मन को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे जाहिरी तौर पर ऐसा नहीं लगता इस समय कि पाकिस्तान इस किसी भी तरीके से कामयाब हो पाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं जो डंकी रूट के जरिए से जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, हथियार ट्रांसफर किए जाते हैं और ऐसे केस भी पकड़े जाते हैं। लेकिन डायरेक्टली तौर पर अगर इस युद्ध के माध्यम से आप देखें या इस पैसे की आमदनी के माध्यम से अगर देखें तो मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लगता कि पाकिस्तान यहां पर कुछ कर पाएगा। हाँ, लेकिन अमेरिका का साथ जो पाना चाह रहा है, वो अमेरिका से जो फेवर करना चाह रहा है, अगर ये मध्यस्थता हो जाती है तो अमेरिका के साथ में उसके संबंध जो है वो जरूर मजबूत हो जाएंगे, जो हमारे लिए एक नुकसान की बात है, क्योंकि हमारे संबंध पहले से मजबूत रहे हैं। अगर उसमें पाकिस्तान अपना टांग अड़ा करके या मध्यस्थता करा करके एक क्रेडिट ले जाएगा तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए मजबूती की बात होगी, उसका नुकसान हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर अजिताभ, अगर ये नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भारत कैसे करने वाला है या उसके पीछे कैसे स्ट्रेटजी बना रहा है? अभी पूरी चर्चा में रशिया को हमने टच नहीं किया है, चाइना तक हम पहुंचे हैं, लेकिन भारत का दोस्त रशिया भी है और ये स्ट्रेटजी जो वफा साहब बता रहे हैं उस हिसाब से एक पॉइंट तो है कम से कम। देखिए, पाकिस्तान की जो इन्होंने बात की या आपने कहा, पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा है। अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़े चालाकी से, वो जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब है हर मामले में, डिफेंस के मामले में और आर्थिक और भारत के भी कई तरह से। तो पाकिस्तान को एक तरह से साध लिया उसने कि उसके यहाँ बातचीत करा के और चीन को एक तरह से ठेंगा दिखाना हुआ, मेरा यहां मानना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये मलक्का स्ट्रीट की जो मैंने बात की, अभी देखिए इंडोनेशिया में अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जाके वहां एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट किया है। मुझे लगता है इस बीच में, इस युद्ध के बीच में ये एग्रीमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने चीन के नजदीक वाले सारे देशों का, जैसे प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने कहा कि चीन के जितने भी क्लोज थे सब उससे दूर गए हैं। इंडो पैसिफिक में आप देख लीजिए, चाहे वो जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यू नेम इट, सारे चाइना, फिलीपींस, सारे चाइना से बिदके हुए हैं और सबने एक तरह से अमेरिका का साथ दिया है चाइना को साधने में। तो वहां पे मुझे लगता है ये एग्रीमेंट जिसमें अमेरिका को एयर स्पेस देने की बात हुई, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, सारी चीजों के लिए इंडोनेशिया ने छूट दे दी है, तो कहीं ना कहीं उसका चाइना पे प्रभाव पड़ेगा। दो और मैं मीटिंग की यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, जो अभी फ्रांस और यूके ने 51 देशों की एक मीटिंग जो की, वर्चुअल मीटिंग थी, उस मीटिंग में पोस्ट वार डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है। दूसरी तरफ आप एक देखिए कि पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी की ये 4 देशों की एक मीटिंग हुई है, उसमें भी पोस्ट वार कैसे हम डिफेंस मैकेनिज्म होगा या क्या फ्रेमवर्क होगा उसकी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस वार में एक तरह से अमेरिका की जीत निश्चिंत मान के ये लोग चल रहे हैं और उसकी पोस्ट वार जो मैकेनिज्म होगा, जो फ्रेमवर्क होगा, उसको लेके तैयारी अभी से शुरू हो गई है। जहां तक भारत की बात है, निश्चित रूप से भारत को काफी परेशानियों का सबब झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका से भी हमें बहुत निराशा हुई है, इवन इजराइल से भी हुई है, लेकिन इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि हम बिल्कुल एक न्यूट्रल कह लीजिए या एक दूरी, एक खास दूरी बना के अपनी जो नीति है, जो मल्टीलैटरलिज्म की, उसको लेके चल रहे हैं। इन द लॉन्ग रन निश्चित रूप से हमें फायदा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अजिताभ, कर्नल साहब आपका भी, वफा साहब आपका भी और प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी की और मजिस्ट्रेट की नाकेबंदी की है, उसके बाद ईरान बिलबिला रहा है। ईरान का बहुत कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हुआ है अपनी तरीके से कि अभी हम चुके नहीं हैं, और अमेरिका इसी बात से परेशान है। जिस देश में वार्ताओं का सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस देश की स्थिति यह है कि उस देश पर बात ना तो करने वाला भरोसा करता है, ना बात सुनने वाला भरोसा करता है, और जो बात जिससे वो कह रहा है उस पर भी कोई काम धरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है
उसका ग्लोबली किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा उससे पाकिस्तान को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बाकी जगहों से, बाकी दुनिया से इसीलिए कटा हुआ है क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति या अपना शगल या अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी है ही नहीं कि वो किसी चीज का निगोशिएशन पावर सेंटर बन सके। अमेरिका की तरफ से जो कुछ कोशिश हो रही थी वो भी ईरान की तरफ से जैसे ही चाइना ने एंट्री की है वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि जब सब अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय रक्षा नीति और भारतीय जन समुदाय किस तरीके से इस घेरे में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी चीजों को बेहतर कर सकता है, इस बात का सबब 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अपने जहन में हर समय रखना होगा, क्योंकि वास्तव में यह एक ऐसा दौर है जिसमें ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रही है। इसलिए यहीं से एक नए किस्म की ऊर्जा अपने भीतर भी पैदा करनी होगी और देश के भीतर भी पैदा करनी होगी, ताकि जब सही वक्त आए तो सही जगह पर सही ऊर्जा का इस्तेमाल हो सके। नमस्कार। To ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role. Talking about Iran later, we have very good conversations going on. It's working out very well. They have no leaders, they have no nothing. Actually, their leaders are considered regime change. Have not reached the agreement, and they have chosen not to accept our terms.